Hello students. So now let us study the Bose-Einstein statistical mechanics. So we have studied the Maxwell-Boltzmann statistical mechanics and हमें ये पता चला बच्चों कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो गैसीय सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है और उससे हम ये बता सकते हैं कि कितने पार्टिकल्स कितने एनर्जी स्टेट में हैं, मतलब कितनी एनर्जी के साथ कितने पार्टिकल हैं। एनर्जी से फिर मोमेंटम में आ सकते हैं, मोमेंटम से हम वेलोसिटी में आ सकते हैं, और वेलोसिटी से स्पीड भी जस्ट एक मैग्नीट्यूड ही है। तो जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है बच्चों, इसके लिए जो है इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स होने चाहिए हमारे पास, जिसके लिए एप्लीकेबल है, और ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो बच्चों इसमें इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का मतलब कंसेप्ट है। पार्टिकल्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। जैसे फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स में आपस में फ़र्क नहीं बता सकते। दो फोटॉन्स में कोई फ़र्क नहीं है, तीसरे फोटॉन में भी कोई फ़र्क नहीं। फोटॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड दे आर आल्सो इनडिस्टिंग्विशेबल। आइडेंटिकल तो मतलब एक जैसे, और उनमें फ़र्क नहीं बता सकते हैं। डिस्टिंग्विशेबल होते तो उनमें फ़र्क बता सकते थे। जैसे गैसेस के एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स में और हाइड्रोजन एटम में उनके एटॉमिक साइज़ का डिफरेंस है। तो और दूसरे पैरामीटर्स भी हैं जिससे हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट ये जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल फोटॉन्स, इनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के पार्टिकल्स को एनालाइज करने के लिए, इस तरह के पार्टिकल्स कितने एनर्जी के साथ हैं, तो हमें बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। ये क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो बच्चों जैसे मैं क्वेश्चन वाइज अगर जाऊं, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड डिराइव द बीई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो बच्चों इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, और इसमें कोई ऐसी कंस्ट्रेंट नहीं है। कितने भी पार्टिकल कितनी भी एनर्जी स्टेट में आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनी एनर्जी स्टेट। मतलब कोई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं है। और बच्चों इसमें कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी का, जो एनर्जी का और नंबर ऑफ पार्टिकल का भी, कि मान लो एन पार्टिकल्स हैं, टोटल जो है वो फिक्स है, एन वन प्लस एन टू प्लस एन के इज एन, एन इज़ फिक्स्ड। हम क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बता रहे हैं कि फिक्स है। क्वांटिफिकेशन का तो मतलब ये हो गया कि वो 10,000 हैं, 11,000 हैं। हम ये कह रहे हैं जितने भी हैं वो फिक्स हैं। और फिक्स का फ़ायदा हम ये उठाएंगे कि हम उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जिससे हमें ये पता मतलब उसका आगे यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एन वन एन टू एन थ्री पार्टिकल्स हैं, एन के तक हैं जैसे, और यू वन यू टू यू थ्री एनर्जीज हैं उनकी, वन टू थ्री, और वन टू थ्री कंपार्टमेंट्स हैं, और जी वन जी टू जी थ्री उसमें फर्दर सेल्स हैं। तो बच्चों जैसे हम आज तक अब तक हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, मतलब इस तरह के सिस्टम के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, W इज इक्वल टू पाई आई, पाई इज द प्रोडक्ट फंक्शन, लाइक समेशन इज द सम फंक्शन, एन आई प्लस जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल अपॉन इंटू जी आई फैक्टोरियल। तो बच्चों स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जैसे हम मैक्स बोल्ट्स के लिए भी करते आए हैं। हम थ्रोली लॉगरिथम लेंगे, लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करना है। स्टर्लिंग फार्मूला इज एन लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन लॉग एन माइनस एन। और फिर बच्चों हमारे पास जो है log ऑफ w बन जाएगा यूजिंग स्टर्लिंग फार्मूला इन दिस एक्सप्रेशन। हम ये लिख सकते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो इसमें कट जाएंगी, जब आप अपने एक्सरसाइज करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले, ये जो log w फार्मूला आया राइट हैंड साइड थ्रोली, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब टोटल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d log w हो जाएगा, और इधर d ऑफ एन आई का प्रोडक्ट फंक्शन आ जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर हम कंजर्वेशन लॉज का यूज़ करेंगे।
ओके, तो कंजर्वेशन लॉ है, फर्स्ट इज डी ऑफ एन इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं, तो उनका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। इसी तरह एनर्जी के लिए डी ऑफ यू इज़ आल्सो ज़ीरो। तो बच्चों ये टर्म अल्फ़ा माइनस कर सकते हैं डी ऑफ एन आई से प्रोडक्ट करके, मतलब डी ऑफ एन आई ज़ीरो है तो ये क्वांटिटी किसी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो भी वो ज़ीरो रहेगी। इसी तरह से बीटा यू आई क्वांटिटी जो है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी ज़ीरो रहेगी। मतलब हमने ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसकी तरह से इसको यूज़ करके किया है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करके किया है। तो बच्चों इसमें फाइनली हमने इस एक्सप्रेशन को ज़ीरो किया है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड ज़ीरो थी, लॉग टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ डब्ल्यू इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो राइट हैंड साइड ज़ीरो है। तो फाइनली हम बच्चों ये निकाल पाए एन आई इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज पावर अल्फ़ा प्लस यू आई अपॉन के टी माइनस वन। तो देखो बच्चों ये बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मतलब हम बता पाएंगे कि कितने पार्टिकल कितने एनर्जी स्टेट में अवेलेबल हैं। तो जस्ट एक फैक्टर आ गया माइनस वन का, और ये एक लिमिटिंग केस हो जाता है बच्चों। बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो जाएगा अगर ये जो क्वांटिटी है वन है ना, मतलब एक लिमिटिंग केस हो गया। फॉर एग्जांपल भाई ये नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो इस बहुत बड़ा हो गया तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो एन आई अपॉन जी आई का जो नंबर है वेरी वेरी लेस देन वन का केस जैसे हो जाएगा किस्म से। नेक्स्ट है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन टू बोस आइंस्टाइन में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ है जो, जैसे ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किए हुए हैं ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि वेवलेंथ के साथ एनर्जी का रिलेशन इस तरह से है। मतलब एक ब्लैक बॉडी एक ऐसा मटेरियल है, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ऐसा बॉडी है जिसमें सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो सकती हैं, सारी वेवलेंथ्स एमिट हो सकती हैं। मतलब इट एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ, इट एमिट्स ऑल द वेवलेंथ। तो जो फोटॉन्स हैं वो मतलब जैसे गैसियस एटम्स हैं, तो इसी तरह से फोटॉन्स भी एक फोटॉन गैस की तरह हम बात कर सकते हैं, फोटॉन्स गैस। तो बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें कुछ लॉज हैं कि जो ये लैम्डा मैक्सिमम है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू जिस पे एनर्जी मैक्सिमम है, ये जो वैल्यू है ये लैम्डा मैक्स, और ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। मतलब इस टेम्परेचर को ये मान लो ये नंबर है, और ये जो वेवलेंथ है इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, इसी तरह से इस टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ का प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है। तो इसको बोलेंगे बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लॉ जो है मतलब ऑब्जर्वेशन के ऊपर बने होते हैं। दूसरा है बच्चों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर फोर, कि भाई जो ये एनर्जी जो है ना ये टी पावर फोर का मतलब रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो एनर्जी जो है टी पावर फोर की टर्म्स में बढ़ेगी। तो बच्चों फोटॉन्स जो हैं वो जीरो मास पार्टिकल्स हैं, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स हैं, और इसके अंदर जो ब्लैक बॉडी का जो केस है बच्चों, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़ीरो मतलब फिक्स नहीं है। कब कई बार फोटॉन्स जो हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फोटॉन्स जो हैं एमिट हो जाते हैं, तो नंबर जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो हम इसको कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं, तो कांस्टेंट नहीं मान सकते तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं रख सकते हैं। तो बच्चों ये एक नई चीज़ है इसमें। और डी ऑफ यू जो है वो कांस्टेंट जीरो है, मतलब एनर्जी जो है कंजर्व है, तो ये जो टर्म है वो जीरो रहेंगे। तो हमने जो अभी डिराइव किया था इसमें डिफरेंशिएशन की से आगे हम अगर बात करें, डिफरेंशिएशन के बाद हमारे पास ये आया था अभी जो हमने डिराइव किया था, तो हम इसमें अल्फ़ा वाली टर्म नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये तो ज़ीरो है नहीं। तो खाली बीटा यू आई हम यूज़ करेंगे, और ब्रैकेट में डी ऑफ एन आई था इसके, जैसे ये है, मतलब यहाँ पर ये टर्म हमारी ज़ीरो है तो इसमें से जीरो में जीरो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो जीरो ही रहता है। तो हम इसमें अल्फ़ा की टर्म नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर खाली बीटा यू आई डाल रहे हैं जो कि एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड करती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया जिसमें बीटा यू आई है।
तो बच्चों देखो Ni इज इक्वल टू जी आई अपॉन ई पावर यू आई अपॉन के टी माइनस वन, तो खाली अल्फा टर्म जो है वो ज़ीरो हो गई है इसके अंदर। तो बच्चों ये फॉर्मूला Ni के लिए है। अगर इसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहता हूँ तो आई सब्सक्रिप्ट की जगह न्यू लिख देता हूँ, एन ऑफ न्यू डी न्यू जी ऑफ न्यू ई पावर एच न्यू अपॉन के टी, एनर्जी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू एच न्यू। नेक्स्ट बच्चों जो मोमेंटम है उसका रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ एच न्यू अपॉन सी होता है। ये सारे रिलेशन एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू से आ जाते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू। और आगे और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे वेवलेंथ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी लैम्डा टाइम्स न्यू, मतलब रिलेशंस हैं, इस तरह के रिलेशंस हैं जिनके साथ इसको रिलेट कर सकते हो कि मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी आ जाएगा। तो बच्चों इसमें डिफरेंशिएशन डीपी को अगर हम डी न्यू के टर्म्स में लिखना चाहें तो ये फैक्टर आ जाएगा एच अपॉन सी का। तो जो हमारा जी का जो फॉर्मूला है 4πp² वी एच डी पी टाइम एच, तो इसको हमने यूज़ करना है। और फोटॉन्स में क्या होता है बच्चों, हैंडेडनेस होता है, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट पोलराइजेशन, राइट पोलराइजेशन। तो एक हैंडेडनेस की वजह से 2 का फैक्टर आ जाएगा। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है एन के लिए जो फॉर्मूला है जी को हमने यूज़ कर लिया है, जी का एक्सप्रेशन ये है, और इसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फोटोन की हैंडेडनेस है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपको हमारे पास बच्चों 8πv c³ न्यू स्क्वायर डी न्यू 1 अपॉन ई रेज पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन। तो बच्चों अगर हम एन से नंबर से अगर हम एनर्जी निकालना चाहें तो एच न्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब एच न्यू अगर क्वांटाइजेशन है तो टोटल नंबर पता है, एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी पता चल जाएगी हमें। तो ई न्यू डी न्यू जो है वो आ जाएगा 8πh³ अपॉन c³ डी न्यू अपॉन ई पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन। ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। ये जो फॉर्मूला है ये एग्जैक्टली इस कर्व को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया विच इज कॉल्ड प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ। ये एग्जैक्टली जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं उनको फिट करता है, मैच करता है उनके साथ। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो ई पावर माइनस अल्फा टर्म हमने डिराइव किया है किसी स्टेज पर, इसको हम यूज़ करेंगे। ई पावर अल्फा में टेम्परेचर का कंसेप्ट है, मतलब हम इसमें डिजनरेसी पढ़ रहे हैं कि जो बिहेवियर है गैसेस का या जो फोटोन गैस की हम बात कर रहे हैं वो परफेक्ट गैस से डेविएट कर रहा है, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं है जो परफेक्ट गैस वाला है। तो उसके लिए क्या है बच्चों, उसके लिए हमें पढ़ना है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की। मतलब ऐसा क्या हो जाता है, देखो परफेक्ट गैस में तो हर टेम्परेचर के साथ एनर्जी बदलती रहती है, ऐसा बिहेवियर होता है। बट बियॉन्ड अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे एनर्जी जो है डाउन जाती नहीं है, वो फिक्स हो जाती है यू नॉट। तो ये तो बच्चों डिस्क्रीट था, हर नंबर के साथ हर नंबर है, नहीं इसमें टेम्परेचर बताओ एनर्जी पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो एक कंटिन्यूम आ गया ना, यहाँ पर क्या आ गया कंटिन्यूम, तो इट्स लाइक इंटीग्रेशन, ये सब यहाँ पर हम समेशन यूज़ कर सकते हैं। ये कंटिन्यूम आ गया, इसको बोलते हैं डिजनरेसी। भाई टेम्परेचर आप कितना भी कम करो, इस टेम्परेचर के बाद उसकी एनर्जी जो है वो जीरो नहीं होती है। तो मैथमेटिकली ये फॉर्मूला हमने किसी स्टेज पे डिराइव किया हुआ ई पावर माइनस अल्फा के लिए, और इससे अगर मैं टेम्परेचर निकालना चाहूँ तो एक फैक्टर आ जाएगा बच्चों 1/2.612, ये हम बाद में भी बात करेंगे इसकी, टाइम्स एन न्यू रेज पावर 2/3। मतलब टर्म्स को रीअरेंज करके हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों जैसे जो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर है ना 5 केल्विन होता है हीलियम गैस के लिए। तो जो ये स्टेट्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता लगाना है यहाँ पर इस स्टेज में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे 0 to ∞
डी एन ऑफ यू, एन इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी है फॉर एग्जाम्पल। तो डी ऑफ एन के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, बोस आइंस्टाइन लॉ, बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इसके अंदर जी ऑफ यू के लिए फॉर्मूला है हमारे पास पी स्क्वेयर की टर्म थी, पी स्क्वेयर बाई 2m इज इक्वल टू यू, तो हमने इसको यू में कन्वर्ट कर लिया है। जी ऑफ पी था, हमने जी ऑफ यू लिख दिया है, पी स्क्वेयर की जगह ये टर्म लगा दी है। और देखो अगर एनर्जी जो है यू नोट की बात करें तो वो जीरो हो जानी चाहिए, नहीं, और जी ऑफ यू जो है अगर यू की ज़ीरो रखें तो जी ज़ीरो रहती। तो मतलब ये ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें इस फॉर्मूले में जो बोस आइंस्टाइन लॉ है, तो ये जो नंबर हमारा n है, n ऑफ i n ऑफ ज़ीरो, ये बन जाना चाहिए। तो हमें ऐसा बनता नहीं है, तो हमें ना मतलब टोटल n जब निकालना है तो ये n0 निकालना पड़ेगा जो इन स्टेज की बात कर रहा है, इस पॉइंट से आगे की बात कर रहा है, और इसके लिए हमने n0 लिख दिया है, और इसके लिए हमने इंटीग्रल लिखना है, इसके लिए हमने इंटीग्रल लिखना है जो ये लिखा हुआ है। तो ये बन गया बच्चों n0 प्लस n डैश, और n डैश के लिए जैसे जो फॉर्मूला हमने n के लिए यूज़ किया है खाली उसमें इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया है। तो ये जी ऑफ पी वाली टर्म है जिसको हमने जी ऑफ यू में लिख दिया है, और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन आ गया बच्चों हमारे पास। तो इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को मैंने ये डिफाइन कर दिया f1 ऑफ अल्फ़ा। f1 ऑफ अल्फ़ा इस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, और बुक में इसकी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों एक्सक्यूज मी, f1 ऑफ अल्फ़ा ये जो है ये नंबर ऐसा आ जाता है, इस इंटीग्रल को अगर आप सोल्व करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास n के लिए जो इंटीग्रल है ये फॉर्मूला आ गया n अपॉन f1 ऑफ अल्फ़ा, मतलब ये एक्स्ट्रा टर्म आती है f1 ऑफ अल्फ़ा जो एक नंबर है 2.612 जो हमने ऊपर भी यूज़ किया है। तो ये टेम्परेचर TC के लिए लिख दिया हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर लिए, क्योंकि f1 ऑफ अल्फ़ा का जो इफेक्ट है वो डिजनरेट स्टेट में यूज़ करना है हमने। तो ये बन गया बच्चों एक्सप्रेशन, ये डिटेल्स इसकी आप बुक में देख सकते हो, गिवन है। तो n डैश और n के साथ एक रिलेशन लिख सकते हैं हम कि n अपॉन n डैश अगर देखें तो देखो इसमें t का फंक्शन है, बिना इसके ये t है, और डिजनरेट स्टेट में ये TC है। तो ये अगर रेशियो ले लेंगे हम बाकी टर्म्स तो कट जाएंगी, और टेम्परेचर जो है वही हो जाएगा n डैश इक्वल n टाइम्स t अपॉन TC रेज पावर 3/2। तो हमें n नॉट निकालना था जो इंटीग्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हो गया n माइनस n डैश, और n और n डैश का ये रिलेशन है, तो ये फंक्शन आ गया बच्चों। तो अल्टीमेटली जो बोस आइंस्टाइन स्टेट है बच्चों, कंडेंसेशन है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ग्राउंड स्टेट में उनका नंबर बहुत बढ़ जाता है। तो इस इफ़ेक्ट को, इस स्टेट को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो 3 स्टेट हैं, सबने पढ़ा है। 4th स्टेट होती है बच्चों प्लाज्मा। प्लाज्मा बेसिकली क्या है, प्लाज्मा का जो बिहेवियर है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबके जैसा है, मतलब फ्लूइडिटी तो गैस लिक्विड की तरह है, डेंसिटी गैस की तरह है, और बॉन्डिंग सॉलिड्स की तरह है। तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा, उसको 4th स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। और जो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको बोलते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर, कि भाई टेम्परेचर जो है बियॉन्ड अ सर्टन, मतलब बियॉन्ड अ सर्टन टेम्परेचर को अगर हम कम कर रहे हैं तो जो पार्टिकल्स हैं मिनिमम एनर्जी स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो n अपॉन n नोट जो है ये 1 हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जब पहुंच जाते हैं तो n यहाँ पर देखो, अगर टेम्परेचर 0 तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर क्रिटिकल पे पहुंच गए हैं, क्रिटिकल से आगे ये 0 हो जाएगा, n अपॉन n नोट। तो मतलब ये ऐसा कर्व आ जाता है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना मुझसे, और अटेंडेंस मुझे भेजना इसके सारे डेरिवेशन के बीच वाले स्टेप अपनी रफ कॉपी में करे हुए। ऐसा नहीं कि साफ साफ बुक से चिपका रहे हैं बच्चे, वो नहीं चलेगा बच्चों। पर्पज़ ये नहीं है हमारा, पर्पज़ ये है कि इसको समझ के, इसको डिराइव करके हम इसको ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस डेवलप करें अपना, ताकि हम एग्ज़ाम में इसको अच्छे से अटैम्प्ट दे पाएँ। थैंक यू बच्चों।